भी सांगा जो है वो किन के उत्तराधिकारी हैं? रायमल के उत्तराधिकारी जो बने थे वो कौन बने थे? सांगा बने थे, ऐसा लिखा लोगों ने। और अपने को पता है कल अपने बहुत बड़ी टीम बनाई थी, किसके लिए? सांगा के लिए। किस युद्ध के लिए? खानवा के युद्ध के लिए। और अरे कब हुआ है? मार्च 1527 में। किन किन के बीच में? सांगा और किसके बीच में? बाबर के बीच में। और अपने को अच्छे से पता है कि सांगा और बाबर के बीच में कितने मैच हुए? तो सांगा और बाबर के बीच में कितने मैच हुए हैं? दो मैच हुए। तो मुझे तुम लोग पहले तो ये बताओ कि सांगा ने किसी युद्ध में बाबर की सेनाओं को कूटा है क्या? बिल्कुल हराया है। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। और बयाना का युद्ध कब हुआ? आप बताओगे कि बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527 के अंदर। कौन सा युद्ध हुआ है? बयाना का। और तुम्हें अच्छे से पता है बयाना कहाँ है? भरतपुर में। क्यों फेमस था? मुगल काल में नील की खेती होती थी। और मुगल काल में नील की खेती होती थी, ऐसा कौन लिख के गया? अरे कौन लिख के गया? पेलसट। कौन लिख के गया था? पेलसट लिख के गया था। वो किधर का आदमी? डच या हॉलैंड का रहने वाला आदमी कौन है? पेलसट। तुम लोगों ने ऐसा लिखा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछ लूं कि हमने ऐसा भी लिखा है कि खानवा के युद्ध में सांगा की हेल्प के लिए जोधपुर से कौन लड़ने आए थे? अरे कौन लड़ने आए थे? मालदेव के राव गांगा। लड़ने कौन आते हैं? मालदेव आते हैं। लेकिन राजा तो कौन थे? राव गांगा। जैसे आमेर से लड़ने कौन आए? पृथ्वीराज कछवार। लेकिन राजा कौन थे? उदयन कछवार। ठीक है। जैसे बीकानेर से लड़ने कौन आए? कल्याण। लेकिन राजा कौन है? तो राजा कौन है? राव जयसिंह। जैसे वो भारमल कहां से लड़ने आया? तो भारमल कहां से आता है? इधर से। बूंदी से कौन? बूंदी से कौन आता है? नारायण दास आता है। ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि वो अशोक परमार कहां से आता है? जगनेर से आता है। बाग सिंह देवलिया प्रतापगढ़ से आता है। ठीक है। सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन है? हसन का नेवाती। और ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं वो कौन सी परंपरा? काती पैरवण की परंपरा से। और राजस्थान के इतिहास में इस परंपरा को केवल एक ही आदमी ने अपनाई थी, और उस आदमी का नाम क्या? राणा सांगा है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दोनों कौन? सांगा और कौन? बाबर। तो एक तो बाबर क्या कहता है कि इसने पानीपत के मैदान में मेरा साथ देने की बात कही थी, लेकिन वो साथ देने नहीं आया, इसलिए हम दोनों खेलेंगे। और बाकी वो अपना गोपीनाथ क्या कहता है कि सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए किससे संघर्ष करता है? बाबर से संघर्ष करता है। ऐसा कौन कहता है? गोपीनाथ कहता है। वो कहां लिख के गया? मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर। और इसीलिए तो सांगा को तुमने क्या बोला है? हिंदू पद। इसीलिए तो सांगा को तुमने क्या बोला है? हिंदू पद। और ये हिंदू पद जो है वो कौन सा आदमी है? सांगा। और हिंदू सुल्तान कुंभा है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने किसी आक्रमणकारी को किडनैप भी किया, बंदी बनाया किसी युद्ध में? किसको? महमूद खिलजी सेकंड। किधर का आइटम है? मालवा का आदमी। और तुमने मालवा के आदमी को कौन से युद्ध में हराया? अरे गागरोन के युद्ध में यार। कौन से युद्ध में हराया था? गागरोन के युद्ध में। और गागरोन का युद्ध कब हुआ? तो गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 में होता है। और गागरोन के युद्ध में तुमने किसको पराजित किया? महमूद खिलजी फर्स्ट के सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। और पता है ये युद्ध किसी तीसरे के चक्कर में हुआ था। तीसरा कौन? वो चंदेरी वाला कौन है? मेदिनी राय है। अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है। और अपन ने शायद कुछ बातें ऐसी भी लिखी है कि वो महमूद खिलजी सेकंड को तोप के लाया। कौन लाया? हरिदास। फिर तुमने हरिदास को गिफ्ट दिए थे। 12 गांव क्या किए थे? गिफ्ट किए थे। ऐसा तुम लोगों ने लिखा भी है, ठीक है। अब कुल मिला के हमें सांगा और किसकी लड़ाई करवानी है? बाबर की। अब डर भी लग रहा है। किसको? अरे सांगा के बाबर को? अरे बाबर को डर लग रहा है यार। किसको डर लग रहा है? और बाबर का डर का रीजन ये नहीं कि इतने सारे आदमी मेरे को कूटने आ रहे हैं। बाबर के डर का रीजन जो है वो अलग है। और बाबर के डर का रीजन क्या है? कल से आगे कि बाबर के डर का रीजन जो है वो यहां से पैदा होता है कि बाबर के डर का रीजन जो है वो कहां से पैदा होता है? काबुल से। देखो क्या है कि बाबर की सबसे फेवरेट जगह है कौन सी? काबुल। और काबुल इतनी खास जगह है कि बाबर के साथ ऐसा केस होता है कि काबुल उसके लिए इतना खास जगह है कि जब बाबर मर गया था तो कहते हैं कि बाबर को जल्दबाजी में कहां दफना दिया गया? आगरा में दफना दिया। अभी बाबर मर गया आगरा में, तो आगरा में उसको दफन कर दिया गया। लेकिन जब किसी ने बाबरनामा पढ़ी थी उसमें लाइन लिखी थी इस बाबर ने कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे को कहां दफनाया जाए। तो भाई साहब वापस निकाला, तो के वापस कहां ले गए? एक प्रोग्राम और करना पड़ा। किसका?
बाबर का। तो बाबर वो बंदा जो 2 बार दफनाया गया, एक कहाँ आगरा और एक कहाँ दफनाया गया है, काबुल के अंदर दफनाया गया है। तो अब देखो क्या है कि बाबर की डर की कहानी कैसे शुरू हुई। तो काबुल का एक बड़ा ही फेमस क्या था, एक ज्योतिषी। और काबुल का जो बड़ा ही फेमस ज्योतिषी था, उस ज्योतिषी का नाम था कुछ ऐसा। और काबुल का जो फेमस ज्योतिषी था, उस ज्योतिषी का नाम क्या बताओगे? मोहम्मद शरीफ। क्या नाम बताना है? मोहम्मद शरीफ। अब मोहम्मद शरीफ भविष्यवाणियां करता है, ज्योतिषी है, और इस मोहम्मद शरीफ की अक्सर बातें सच बैठती है और बाबर भी मानता है। किस आदमी को? मोहम्मद शरीफ को। अब मोहम्मद शरीफ का क्या सीन हो गया कि मोहम्मद शरीफ ने इस युद्ध से पहले ही भविष्यवाणी कर दी। मोहम्मद शरीफ ने इस युद्ध से पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि इस युद्ध में वो टीम हारेगी जो किस ओर से अटैक करेगी, पूर्व की ओर से जो आक्रमण करेगी, उन सेनाओं की क्या होगी? हार होगी। और जैसी ऐसी भविष्यवाणी हुई, और पूर्व की ओर से तो किसकी सेना आक्रमण करने आने की, और जैसे मोहम्मद शरीफ ने ये भविष्यवाणी की, तो बाबर और बाबर की सेनाओं में निराशा फैलना क्या हो जाती है? तो बाबर और बाबर की सेनाओं में निराशा फैलना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि जैसे ये भविष्यवाणी होती है, तो बाबर कहता है यार एक काम करते हैं, मैच का प्रोग्राम क्या करते हैं? कैंसिल। मैच का प्रोग्राम क्या करते हैं? कैंसिल। लेकिन उस बाबर को अच्छे से पता है कि वो नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? सांगा, क्योंकि उसने सारी तैयारी कर ली है। तो बाबर ने एक आदमी को बुलाया, और जिस आदमी को बुलाया उस आदमी का नाम क्या है? तो जिस आदमी को बुलाया उस आदमी का नाम क्या है? सले तवर। ये कहाँ का आदमी है? रायसेन का। ठीक है। और गड़बड़ है, ये तुमने कल लिखा था, वो 2 गड़बड़ लोग है। कौन कौन? एक तो खानजादा, किधर का आदमी है? नागौर का। और एक कौन है? रायसेन का। कौन है? सलदी तवर। ठीक है। तो हुआ क्या कि इस बाबर ने किसको बुलाया? सले तवर। और सले तवर को सारा मैटर समझाया कि देख सले तवर, ऐसी भविष्यवाणी वगैरह हो गई है, मार जाएंगे वगैरह। वो तो तुझा किसके पास? सांगा के पास। और सांगा कह दे कि हम ये युद्ध नहीं चाहते हैं। तो सले तवर ने सारी बात समझ ली। सले तवर ने कहा मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। तो बाबर ने कहा वहां ले जा। और बाबर के इस प्रस्ताव को लेकर सली तवर किसके पास गया? सांगा के पास। और जैसे सली तवर सांगा के पास गया, अपना सांगा 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, और सली तवर ने समझाया सांगा को दरबार में कि देख ये ऐसा वैसा है, अब ये मुगल सेना युद्ध नहीं चाहती है, तो भी युद्ध का प्रोग्राम क्या कर दे? कैंसिल कर दे। सांगा ने साफ क्या कर दिया? मना। और राजपूत सरदार और चढ़ा रहे थे। किसको? कोई भी बात नहीं माननी है, इस बार अपन फाइल निपटा देंगे। किसकी? बाबर की। और हम कॉन्फिडेंस में, हम क्या है? कॉन्फिडेंस। और हम कॉन्फिडेंस में क्यों है? नहीं, इतने सारे लोग तो हमारे साथ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले युद्ध में हमने, इससे पहले वाले युद्ध में बाबर की सेनाओं को क्या कर रखा है? पराजित। हमने इससे पहले वाले युद्ध में बाबर की सेनाओं को क्या कर रखा है? पराजित। तो हमें कॉन्फिडेंस ये है कि हम इस युद्ध में भी आसानी से किसको कूट डालेंगे? बाबर को। तो बाबर के संधि के प्रस्ताव को हमारे सांगा ने साफ क्या कर दिया? ठुकरा दिया। अब जब सांगा मानने को तैयार नहीं है, तो फिर तो मैच हो ही रहेगा। कौन सा? खानवा का। लेकिन वो भविष्यवाणी भी फेल हो जाती है। भविष्यवाणी भी क्या हो जाती है? फिर अब भविष्यवाणी तो किसके हारने की होगी? बाबर की। और उधर हार अपना कौन सा आदमी जाएगा? लेकिन इस युद्ध से पहले 2 बड़ी बात है कि एक तो इस युद्ध से पहले बाबर के हारने की भविष्यवाणी किसने की थी? काबुल के ज्योतिषी किसने की थी? मोहम्मद शरीफ। और बाबर के संधि का प्रस्ताव युद्ध से पहले सांगा के पास कौन लेके गया था? ये सांगा ने क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। तो 2 बड़ी बातें वो लिखो खेलने से पहले। लिखना शुरू करो। देखो, लिखो इस युद्ध से पूर्व, लिखो इस युद्ध से पूर्व, इस युद्ध से पूर्व काबुल के ज्योतिषी, इस युद्ध से पूर्व काबुल के ज्योतिषी, इस युद्ध से पूर्व काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने, इस युद्ध से पूर्व काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने, काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने, काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने, मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। इस युद्ध से पूर्व काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट लिखो, इसीलिए बाबर ने, लिखो इसीलिए बाबर ने, इसीलिए बाबर ने सलदी तवर के माध्यम से, इसीलिए बाबर ने सलदी तवर के माध्यम से, इसीलिए बाबर ने सलदी तवर के माध्यम से, बाबर ने सलदी तवर के माध्यम से सांगा के पास, बाबर ने सलदी तवर के माध्यम से सांगा के पास, सांगा के पास,
संधि का प्रस्ताव भिजवाया था, सलरी तंवर के माध्यम से सांगा के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया था, सांगा के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया था, संधि का प्रस्ताव भिजवाया था, जिसे सांगा ने अस्वीकार कर दिया। संधि का प्रस्ताव भिजवाया था जिसे सांगा ने अस्वीकार कर दिया, जिसे सांगा ने अस्वीकार कर दिया। संधि का प्रस्ताव भिजवाया था जिसे सांगा ने अस्वीकार कर दिया, सांगा ने अस्वीकार कर दिया। कुल मिला के बाबर की बात को सांगा ने नहीं माना। ठीक है, अब कुल मिला के लड़ाई झगड़ा होगा, और लेकिन रिजल्ट उल्टा है। रिजल्ट उल्टा कैसे कि हारने की भविष्यवाणी तो किसकी हो रही है? बाबर की। और हार अपना आदमी कौन जाएगा? बाबर ने मेहनत की है। बाबर ने क्या की है? मेहनत। और हमने कुछ टेक्निकल गलतियां की है, इसलिए हमारी क्या होती है? हार। तो रिजल्ट तो अपने को वैसे भी पता है कि इस युद्ध में किसका हार होने वाला है? सांगा को। सांगा की पहली बड़ी गलती क्या थी कि सांगा जो है वो किस पे लड़ने पहुंच गए? हाथी पर बैठकर। ठीक है, अब सीन क्या हुआ? सांगा छोटा मोटा नहीं, सांगा बहुत भारी योद्धा है। ठीक है, इससे पहले जीवन में जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े हैं हमेशा घोड़े पर बैठकर ही लड़े हैं, और हमेशा युद्ध क्या हुए? जीते हैं। अब इनको लगा कि बड़ा युद्ध है तो बड़ा साधन लेके खेलने जाए, तो इस चक्कर में सांगा जो है वो क्या लेके पहुंच गए? पहले ही टेक्निकल फॉल्ट ही हो जाता है। अब हाथी पर बैठकर लड़ने पहुंचे, तो इस चक्कर में हुआ क्या कि हाथी पर बैठने से उनकी हाइट क्या होगी? बढ़ गई। और मुगलों ने बहुत जल्दी टारगेट कर लिया किनको? सांगा को। और बहुत जल्दी युद्ध में सांगा क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? घायल। और जैसी सांगा युद्ध में घायल हुए, सांगा को घायल अवस्था में कहां निकाल के ले आए? बसवा। और ये बसवा नाम का जो जगह है, ये बसवा नाम का जगह कहाँ है? दौसा। और सांगा को घायल अवस्था में कहां लाया गया? बसवा दौसा। और कहते कि जब सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाए गए तो सांगा मूर्छित थे, बेहोश थे। तो कहते कि कुछ दिनों तक तो सांगा को होश ही नहीं आया। किस जगह? बसवा में। और कुछ दिनों बाद जब सांगा को होश आया, तो जैसे ही होश आता है तो वो राजपूत सरदारों के ऊपर जोर जोर से चिल्लाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। और सब राजपूत शासक जो थे उनके साथ, वो सब फटी आंखों से देख रहे थे। किनको? ये बोल कहां से रहे हैं? क्योंकि सांगा वो व्यक्ति है जिसकी एक आंख तो बचपन में फोड़ दी थी। किसने? और सांगा वो व्यक्ति थे जिनका एक पोर्शन था ही नहीं। भाई एक आंख तो बचपन में किसने फोड़ दी? पृथ्वीराज ने। सांगा का एक हाथ भी नहीं था और एक पांव भी नहीं था जब सांगा ने खातोली का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? तो खातोली युद्ध में किससे लड़ते हैं? इब्राहिम लोदी से। और कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेनाओं से इतना जोरदार युद्ध लड़े कि उनका एक हाथ और एक पांव क्या हो जाता है? वहां पे चला जाता है। तो सांगा का एक साइड वाला पोर्शन है ही नहीं, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक पांव नहीं है, लेकिन सैनिक बहुत जोरदार थे। कौन? सांगा। कहते हैं कि सांगा का बचा कुचा पोर्शन जो है वो कौन से युद्ध में घायल हो गया? खानवा के युद्ध में। लेकिन फिर भी जब वो घायल अवस्था से उठे या बेहोशी से जब ऊपर आए, तो वो राजपूत सरदारों के ऊपर जोर जोर से चिल्लाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। और सब लोग देख रहे हैं कि इतने घायल है, खून बह रहा, फिर भी इतनी तेज और कड़क आवाज इनकी आ रही है। और वो राजपूत सरदारों को जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि अभी के अभी मुझे वापस कहां ले चलो, कि अभी का अभी मुझे वापस कहां ले चलो? खानवा ले चलो। अब राजपूत सरदार टेंशन में आ गए। उनको पता है कि खानवा युद्ध में जाने की कंडीशन नहीं। और कहते हैं सांगा कोई कसमें भी खा लेते हैं। कहाँ? बसवा में। उस समय कस्मों को पूरा करना भी जरूरत था। और सांगा ने कह दिया था कि जब तक मैं वापस खानवा के युद्ध में जाऊंगा नहीं, बाबर को हराऊंगा नहीं, तब तक मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा। इनका घर कहाँ है? इनका घर कहाँ है? चित्तौड़। तो राजपूत सदा दिलासा दिलाता है कि भी हम आपको ले जा रहे हैं। कहाँ? खानवा। और सांगा को वापस कहां से रवाना किया? बसवा से। और बसवा से आगे बढ़े तो एक जगह ऐसी आती है, जगह का नाम क्या है? इरिश। ठीक है, ये लगभग जो है यूपी के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? इरिश। और यहाँ पे जो है इन सांगा की तबियत और ज्यादा खराब होना क्या हो जाती है? शुरू। तो इरिश में जब इनकी तबियत और ज्यादा खराब हुई, राजपूत सरदार यही समझ चुके थे कि अब कहां ले जाने से फायदा नहीं है। तो उन राजपूत सरदारों में से कोई एक ऐसा राजपूत सरदार भी था जो आगे युद्ध नहीं चाहता था। तो उसी में से किसी एक आदमी ने सांगा को इसी जगह पर क्या दे दिया। और अब ये यहां से आगे बढ़े, और ये यहां से आगे बढ़ के किस जगह पहुंचते हैं? तो कहां पहुंचते हैं? कालपी। देखो कालपी वो है जिसका ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है कि इसका कुछ हिस्सा यूपी में लगता है, कुछ एमपी में लगता है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे कहां लगता है? धौलपुर में लगता है। और इसी कालपी में जब सांगा को लेके ये पहुंचे, तो इसी कालपी में सांगा की क्या हो जाती है? और सांगा की मृत्यु बड़े विशेष दिन होती है। और सांगा की मृत्यु जो है वो किस विशेष दिन होती है? 30 जनवरी 1528। और पेपर वाले मास्टर ने ये डेट भी पूछी हुई है कि सांगा की मृत्यु का तारीख क्या था। तो आप बताओगे क्या था? 30 जनवरी 1528। और डेट पूछने का लॉजिक ये था क्योंकि 30 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है। पता क्यों? कि इस दिन कौन भी गए थे? गांधी जी भी। कौन भी गए थे? गांधी जी। लेकिन वो गए थे 30 जनवरी 1900, आगे क्या है?
अरे 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 गांधी जी की क्या हो जाती है, हत्या होती है। तो और सांगा की मृत्यु का दिन भी क्या है, 30 जनवरी। यानी 30 जनवरी के दिन दो बड़े आदमी दुनिया छोड़ के गए थे। एक तो कौन गए थे, राणा सांगा, और एक इतिहास से कौन गए थे, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु का डेट और सांगा की मृत्यु का डेट सेम था, इसलिए उस पेपर वाले मास्टर ने पूछा। और सांगा की मृत्यु का तारीख जो है वो क्या है, 30 जनवरी 1528। और राणा सांगा का इन लोगों ने क्या किया, अंतिम संस्कार। तो आप बताओगे कि सांगा का अंतिम संस्कार जो है वो कहां हुआ है, मांडलगढ़ फोर्ट। और मांडलगढ़ कहां है, भीलवाड़ा में। और यही राणा सांगा की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये तीनों लोकेशन एग्जाम में आती है, ध्यान रखना कि सांगा को घायल अवस्था में कहा लाए, बसवा, जहर कहां दोगे, इरिश में, मृत्यु कहां कराओगे, कालपी, अंतिम संस्कार करने कहां जाओगे, मांडलगढ़। और मृत्यु का तारीख क्या है, 30 जनवरी 1528। तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो सांगा इस युद्ध में, काबुल अफगानिस्तान के अंदर है ना। देखो सांगा इस युद्ध में, देखो हाथी पर बैठकर लड़ने पहुंचता है। सांगा इस युद्ध में हाथी पर बैठकर लड़ने पहुंचता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। किसे सवार हो गए, वो हाथी पर सवार हो गए। ठीक है, एक तो ये कि हाइट बढ़ गई, पता है एक नुकसान और क्या हुआ, मूवमेंट नहीं हुई। जैसे घोड़ा होता है, बड़ी स्पीड से अपनी लोकेशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन हाथी उसकी कंडीशन में नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, इस युद्ध से सांगा को, इस युद्ध से सांगा को घायल अवस्था में, इस युद्ध से सांगा को घायल अवस्था में, इस युद्ध से सांगा को घायल अवस्था में, इस युद्ध से सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाया गया था। इस युद्ध से सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाया गया था। सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाया गया था। बसवा दौसा लाया गया था। जो लोग लेट जुड़े हैं वो 4-5 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर देना ना। लिखो, सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाया गया था। नेक्स्ट लिखो, इरिच नामक स्थान पर, इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दिया गया था। लोकेशन छोड़ दो, जगह काम की है। लिखो, इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दिया गया था। इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दिया गया था। इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दिया गया था। इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दिया गया था। नेक्स्ट लिखो, सांगा की मृत्यु, सांगा की मृत्यु, हाँ नहीं, मैं भी तो इंसान नहीं दिख रहा तुम्हें, मुझे पता है। अरे नहीं, पीछे वालों को नहीं दिख रहा, जायज बात है उनकी। अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है। जिसको दिख रहा है वो तो लिख दो पहले, मेरे क्या। और जिसको नहीं लिख रहा मैं वैसे रिपीट करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वालों की भी आवाज नहीं जा रही होगी। देखो, सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। देखो, सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। लिखो, कालपी धौलपुर। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528, कालपी धौलपुर। 30 जनवरी 1528, कालपी धौलपुर। कालपी धौलपुर। नेक्स्ट देखो, सांगा का अंतिम संस्कार, सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ दुर्ग में किया गया। और मांडलगढ़ कहां का फोर्ट है, भीलवाड़ा। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ दुर्ग में। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ दुर्ग में। और यहीं सांगा की छतरी स्थित है। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ दुर्ग में, और यहीं सांगा की छतरी स्थित है। 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 लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब दो क्या है कि मांडलगढ़ कहां आता है, भीलवाड़ा में। अब यहाँ पे एक दो बातें जैसे तुम शायद जानते हो कि अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं,
ऐसे से आती कि नहीं आती तुम लोगों को कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो क्या कहलाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर को। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि भाई एक जगह ऐसी है जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? सिंह द्वार, तो किसे कहा जाता है? अलवर को। वैसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। किसको? अलवर को। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि राजस्थान का क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, तुम मुझे बता सकते हो? भाई राजस्थान का प्रवेश द्वार तो क्या है? भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार क्या है? अलवर। और वैसे ही राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहा जाता है? तो वैसे ही मांडलगढ़ बड़ी खास जगह हो जाती है। क्यों? क्योंकि मांडलगढ़ को इतिहास में कहा जाता है क्या? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। और ये मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कि मेवाड़ का प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहा जाता है? मांडलगढ़। यानी मेवाड़ की कंडीशन क्या है कि किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को अगर मेवाड़ में घुसना है या मेवाड़ पर अटैक करना है तो उसका रास्ता कहां से आता है? मांडलगढ़। इसीलिए मांडलगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार, अलवर राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, चित्तौड़ और मेवाड़ का प्रवेश द्वार। ये चारों बातें कोष्टक बना कहीं लिख दो। देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, लिखो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। लिखो चित्तौड़, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार चित्तौड़। और एक लिखो मेवाड़ का प्रवेश द्वार मांडलगढ़, मेवाड़ का प्रवेश द्वार मांडलगढ़, मेवाड़ का प्रवेश द्वार मांडलगढ़। मेवाड़ का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? मांडलगढ़। और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहां से आगे काम की बात क्या वो देखो कि इस युद्ध में एक कंडीशन ऐसी भी है कि इस युद्ध में कौन उपस्थित नहीं है? सांगा। क्योंकि सांगा को तो हमने युद्ध से क्या निकाल दिया? बाहर। कि इस युद्ध में एक कंडीशन ऐसी भी है कि सांगा युद्ध में उपस्थित नहीं है, फिर भी एक सांगा जो है वो युद्ध में लड़ रहे हैं। युद्ध में क्या कंडीशन है कि सांगा युद्ध में उपस्थित नहीं है, फिर भी एक सांगा जो है वो युद्ध के अंदर क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब ऐसे कैसे हो गया? और उस जमाने में डबल रोल भी नहीं चलते थे, फिर भी ऐसा हुआ है। तो हुआ क्या कि जब सांगा को घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया गया और हमारी सेनाओं का मनोबल कहीं कमजोर नहीं हो जाए, तो हमने सबसे पहले कहा कि हमने सबसे पहले किसको बोला था? रतन सिंह चुंडावत को। और इनको कहा था कि देखो सांगा युद्ध के मैदान में नहीं है और हमारी सेनाओं का मनोबल कहीं कमजोर नहीं हो जाए, तो आप राणा सांगा का क्या धारण कर लीजिए? क्या धारण कर लीजिए? राज मुकुट। और क्या धारण कर लीजिए? छत्र, ताकि दूर से हमारी सेनाओं को लगेगा कि हमारा राजा युद्ध में क्या है? मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि एक तो तुमने रतन सिंह को कल ही बुलाया था, शायद कहां से बुलाया था? तो तुमने सलंबर से किसको बुलाया है? रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह चुंडावत वो व्यक्ति थे जिन्होंने सांगा का राज मुकुट और छत्र धारण करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और जब रतन सिंह ने मना किया तो इनके मना करने पर सांगा का राज मुकुट और छत्र जो है वो कौन सा आदमी धारण करता है? तो आदमी का नाम क्या बताना है? जाला अज्जा। और जाला अज्जा युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाता है? फिर। और रतन सिंह ये दलील देते हैं कि मैं तो मेवाड़ का एक छोटा सा क्या हूं, और वो सांगा एक राजा है, और एक राजा का राजमुकुट और छत्र एक कैसे सामंत धारण कर सकता है? तो कुल मिला के रतन सिंह के मना करने पर वो राजमुकुट और छत्र किसने पहना था? जाला अज्जा ने। तो लिखो, देखें, देखो इस युद्ध में, लिखो इस युद्ध में, लिखो इस युद्ध में रतन सिंह के मना करने पर, देखो इस युद्ध में रतन सिंह के मना करने पर, इस युद्ध में रतन सिंह के मना करने पर, इस युद्ध में रतन सिंह के मना करने पर सांगा का राजमुकुट व छत्र, सांगा का राजमुकुट व छत्र जाला अज्जा ने धारण किया था।
सांगा का राजमुकुट व छत्र झाला अज्जा ने धारण किया था। सांगा का राजमुकुट व छत्र झाला अज्जा ने धारण किया था। सांगा का राजमुकुट व छत्र किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने धारण किया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या है कि तुमने झाला अज्जा को भी बुलाया। कहां से बुलाया था? हलवद से बुलाया। और हलवद कहां है? काठियावाड़ गुजरात। एक ऐसा मिलता जुलता नाम भी है जाला सज्जा। क्या नाम है? जाला सज्जा। और जाला सज्जा को कहां से लाए? तो जाला सज्जा को कहां से लाए थे तुम लोग? गोकुंदा से। अब यहाँ पे सीन क्या है वो देखो कि कुल मिला के हार किसकी हो गई? सांगा की। और जीत किसकी हो गई? बाबर की। और हमने कुछ गलतियां की है और बाबर ने क्या की है? मेहनत। बाबर ने क्या की है? मेहनत। और यहीं से आइडिया लगता है, उस जमाने से आइडिया लगता है कि ये भविष्यवाणियों से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये किस्मत से कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत करोगे ना तो किस्मत ऑटोमेटिक चमकना क्या हो जाएगी। तो इतने पुराने जमाने में युद्ध में बाबर के हारने की भविष्यवाणी हुई, लेकिन इसने मेहनत की और भविष्यवाणी को भी क्या कर दिया? फेल। तो युद्ध में कौन जीता है? बाबर। तो इस बाबर की विजय के कुछ क्या रहे हैं कारण, वो अपने को नोट डाउन करने। तो हेडिंग डालो बाबर की विजय के कारण। हेडिंग डालो बाबर की विजय के कारण। बाबर की विजय के कारण। बाबर की विजय के कारण। ठीक है। अब जो क्या है कि इस युद्ध में एक कंडीशन ऐसी है कि बहुत जल्दी मुगल सेनाएं हारने के कगार पे। बहुत जल्दी मुगल सेनाएं क्या है? हारने के कगार पे। और हमें भी लग रहा था कि हम आसानी से मैच क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। लेकिन इस बाबर ने ऐसा कुछ किया कि युद्ध के बीच में बाबर ने क्या फेंका? एक। और बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया? जिहाद। और जिहाद का मीनिंग हमारी भाषा में क्या है? तो जिहाद का मीनिंग हमारी भाषा में क्या है? धर्म युद्ध। और जैसे ही बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया, मुगल सेनाओं के अंदर भी जोश बढ़ना शुरू हुआ और वो हमारी सेनाओं पर भारी पड़ना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाबर इस युद्ध के अंदर एक युद्ध पद्धति को फॉलो करता है। और बाबर इस युद्ध के अंदर जिस युद्ध पद्धति को फॉलो करता है वो युद्ध पद्धति कौन सी है? तुगलमा युद्ध पद्धति। ये भी राजस्थान के इतिहास में पहली बार कौन यूज कर रहा है? बाबर। यानी अपनी सेनाओं को डिवाइड करके टुकड़ों में बांट के युद्ध किया। किस आदमी ने? बाबर। हम समझ ही नहीं पा रहे थे, कभी मुगल सेना ज्यादा लगती, कभी ऑटोमेटिक सी कम हो जाती है। इसके अलावा इस युद्ध में बाबर ने जम के यूज किया था। किसका? किसका यूज किया था? तोपखाना। राजस्थान के इतिहास में ही पहली बार तोपे गरजी भी और बरसी भी। ऐसा तोपों का यूज राजस्थान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कहां हुआ था? खानवा के युद्ध में होता है। और बाबर के पास बड़ा भारी भरकम क्या था? तोपखाना। लेकिन उसने वो बयाना के युद्ध में बिल्कुल भी बताने की कोशिश नहीं की। और वो भारी भरकम तोपखाना कहां लेके आ गया? ये ठेठ खानवा में। और हमारे सांगा के पास किसी प्रकार का कोई तोपखाना नहीं था, लेकिन बाबर के पास बड़ा भारी भरकम क्या है? तोपखाना। और बाबर ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली। ठीक है। अब तुम शायद इतना तो जानते हो कि वो तोप चलाने वाले आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तोपची। तो उस जमाने में ये तोप चलाने वाले आदमी कहां के फेमस थे? तो इस युद्ध में चलाने के लिए स्पेशल आदमी ठेठ कहां से बुलाया? तुर्की से। और तुम्हारे काम का यही है कि तुर्की से जो आदमी इस युद्ध में पहुंचा उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? मुस्तफा रूमी। तो इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन जो है वो तुर्की के किस आदमी ने किया था? मुस्तफा रूमी ने। और ये दोनों गड़बड़ आदमी कौन? आदमी का नाम क्या है? सलरी तवर। और एक आदमी का नाम क्या है? खानजादा। और ये दोनों आदमी हमारे सांगा से क्या कर देते हैं? हमारे सांगा से क्या कर देते हैं? विश्वासघात। जब युद्ध नहीं हुआ उससे पहले तो ये कहते हैं कि सांगा हम तेरा साथ देंगे, लेकिन जैसे युद्ध चालू होता है ये किसकी हेल्प करने लग जाता है? और इन पे भरोसा करना भी सांगा की एक बहुत बड़ी क्या हो जाती है? गलती। ये शुरू से ही गड़बड़ था। कौन? सांगा को इसलिए विश्वास करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बाबर की ओर से संधि का प्रस्ताव लेके गया था पैसे लेके, तो ये वैसे बिक चुका था आदमी, लेकिन फिर भी सांगा ने किस पे भरोसा किया? सलीम तबर। तो सलीम तबर और खानजादा का विश्वासघात करना भी और हमारा एक पक्ष उनकी वजह से क्या हो जाना? कमजोर। और ये भी हमारी हार का क्या बना? कारण बना। और सबसे बड़ा फॉल्ट वही था कि हमने हाथी पर बैठकर क्या किया? युद्ध किया है। तो यहाँ पे केवल एक ही नाम तुम्हारे काम का है, वो नाम केवल क्या है? मुस्तफा रूमी। तो लिखो, देखें, देखो बाबर की विजय के कारण। बाबर की विजय के कारण। बाबर की विजय के कारण। लिखो, लिखो बाबर द्वारा युद्ध में जिहाद का नारा देना। बाबर की विजय के कारण। लिखो, बाबर द्वारा युद्ध में जिहाद का नारा देना। बाबर द्वारा युद्ध में जिहाद का नारा देना। जिहाद का मीनिंग होता है धर्म युद्ध। जिहाद का नारा देना। नेक्स्ट लिखो, देखो बाबर द्वारा युद्ध में, देखो बाबर द्वारा युद्ध में, बाबर द्वारा युद्ध में, बाबर द्वारा युद्ध में
तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करना। बाबर द्वारा युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करना। तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करना। तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट लिखो, लिखो बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग करना। हमारे पास किसी प्रकार की तोपें नहीं थी, बाबर के पास भारी भरकम तोपें भी थी। लिखो, बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग करना। तोप खाने का प्रयोग करना। और एक लाइन यहां कोष्टक बना के लिख दो, काम की वही है। लिखो इस युद्ध में, ब्रैकेट बना के ही मेंशन करो, इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन, इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन, इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन तुर्की के, इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन तुर्की के मुस्तफा रूमी ने किया था। इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का संचालन तुर्की के मुस्तफा रूमी ने किया था। तुर्की के मुस्तफा रूमी ने किया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो सलदी तवर व खानजादा का विश्वासघात। लिखो सलदी तवर व खानजादा का विश्वासघात। लिखो सलदी तवर व खानजादा का विश्वासघात। सलदी तवर व खानजादा का विश्वासघात। ये सलदी तवर कहां का आदमी है? रायसेन का। और खानजादा कहां का है? तो कहां का आदमी है? नागौर का है। सलदी तवर व खानजादा का विश्वासघात। और यहाँ इतिहासकार ये भी लिखता है कि बाबर ने अपनी सेनाओं को और जोश बढ़ने के लिए क्या कहा कि जब तक हम युद्ध नहीं जीत जाएंगे तब तक कोई भी सैनिक शराब को हाथ, लिखा तुम लोगों ने, ऐसा लिखते हैं वो लोग, लिख दिया तुम लोगों ने। तो अब यहाँ से आगे क्या बोल देखो, तो इतिहास से एक भारी भरकम हस्ती जा चुकी है। और वो कौन सी भारी भरकम हस्ती जा चुकी है? सांगा। अब इस युद्ध को जीतने के बाद ये तो बहुत खुश है, कौन? और बाबर जब युद्ध जीता तो युद्ध जीतने के बाद बाबर ने क्या धारण किए? और बाबर ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि कौन सी है? गाजी। और गाजी का मीनिंग क्या होता है? तो आप बताओगे कि गाजी का मीनिंग क्या होता है? धर्म रक्षक। और इसके अलावा बाबर इतना खुश हुआ कि केवल मुस्लिम व्यापारियों के लिए, केवल मुस्लिम व्यापारियों के लिए क्या माफ किया? एक टैक्स। केवल हिंदू व्यापारियों के लिए नहीं, केवल मुस्लिम व्यापारियों के लिए उसने एक कर माफ करने की क्या कर दी? घोषणा। और एक मुस्लिम व्यापारियों के लिए जिस कर को माफ करने की घोषणा की वो कर कौन सा है? तमगा कर। तमगा कर कुछ भी नहीं है, जिसको यूं समझो सीमाओं पे लगता है। और ये सीमाओं पे लगने वाला क्या था? एक चुंगी कर। और ये चुंगी कर को उस जमाने में क्या कहते थे? तमगा कर। तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन से टैक्स को माफ करने की घोषणा की? और युद्ध के बाद बाबर कौन सी उपाय धारण करता है? गाजी की उपाधि। अब देखो क्या है कि इतिहास से इतना बड़ा हस्ती चला गया और वो हमारे कौन है? राणा सांगा। एक आदमी क्या कहता है कि अगर एक सैनिक के गुण अगर किसी में देखने हैं तो वो किस में देखे जा सकते हैं? कि एक परफेक्ट सैनिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अगर ये किसी को देख नहीं है तो किस में देख लो? सांगा में। तो एक आदमी क्या कहता है कि एक आदमी कहता है कि हमारे सांगा जो है वो सैनिकों के क्या कहलाते हैं? कि हमारे सांगा जो है वो सैनिकों के क्या कहलाते हैं? भग्नावेश। और सांगा को सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा था? तो आप बताओगे कि सैनिकों को, सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल टोट। और इसके अलावा एक इतिहासकार तो कहता है कि मैंने जहां तक मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है, मुझे तो पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री में ही सबसे बड़ा प्रतापी राजा कौन नजर आया? सांगा। और सांगा को मेवाड़ की हिस्ट्री का सबसे प्रतापी राजा किस इतिहासकार ने बताया था? तो एक इतिहासकार का नाम और याद रखोगे, और उस आदमी का नाम तुम लोग क्या याद रखोगे? तो आदमी का नाम क्या याद रखोगे? हरविलास शारदा। और हरविलास शारदा वो इतिहासकार था जिसने सांगा को मेवाड़ की हिस्ट्री का क्या बताया? सबसे प्रतापी राजा। सांगा को सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा था? कर्नल टोट। बाबर युद्ध के बाद कौन सी उपाय धारण करता है? गाजी। और मुस्लिम व्यापारियों के लिए कौन सा टैक्स हटाया? तो लिखो, देखें, देखो बाबर युद्ध जीतने के बाद, देखो बाबर युद्ध जीतने के बाद, बाबर युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी का मीनिंग होता है धर्म रक्षक। बाबर युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो बाबर युद्ध के बाद,
देखो, बाबर युद्ध के बाद मुस्लिम व्यापारियों के लिए, बाबर युद्ध के बाद मुस्लिम व्यापारियों के लिए, बाबर युद्ध के बाद मुस्लिम व्यापारियों के लिए, मुस्लिम व्यापारियों के लिए तमगा कर, मुस्लिम व्यापारियों के लिए तमगा कर माफ करने की घोषणा करता है। मुस्लिम व्यापारियों के लिए तमगा कर माफ करने की घोषणा करता है। मुस्लिम व्यापारियों के लिए तमगा कर माफ करने की घोषणा करता है। मुस्लिम व्यापारियों के लिए तमगा कर माफ करने की घोषणा करता है। तमगा कर चुंगी कर है ना। नेक्स्ट लिखो, कर्नल जेम्स रोड ने, लिखो कर्नल जेम्स रोड ने, कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को, कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को, कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। कर्नल जेम्स रोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। सैनिकों का भग्नावेश कहा था। नेक्स्ट लिखो, देखो इतिहासकार, लिखो इतिहासकार हरविलास शारदा ने, लिखो इतिहासकार हरविलास शारदा ने, इतिहासकार हरविलास शारदा ने सांगा को मेवाड़ के इतिहास का, इतिहासकार हरविलास शारदा ने सांगा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा बताया था। इतिहासकार हरविलास शारदा ने सांगा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा बताया था। सांगा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा बताया था। सांगा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा बताया था। सबसे प्रतापी राजा बताया था। लिखा आप लोगों ने। अब यहां से आगे क्या सीन है वो देखो, कि हम हर जगह के आदमी से लड़ चुके हैं, लेकिन कहाँ का आदमी छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, कहाँ का आदमी छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, गुजरात का आदमी। ठीक है, वो इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि गुजरात और सांगा के बीच में कोई फेमस डायरेक्ट फेस टू फेस कोई फाइट है ही नहीं, ये कभी लड़े नहीं, लेकिन हाँ इनके बीच में बोलचाल जरूर हुई है। और वो बोलचाल हुई क्यों है, तो इनकी बोलचाल का कारण जो है वो क्या बन जाता है, इडर। अब इडर नाम का जगह कहाँ है, गुजरात में। अब वहां पे कुछ लोग आपस में लड़ते हैं, किसको लेकर, इडर के उत्तराधिकार को लेकर। अब है क्या कि इडर की कंडीशन ऐसी है कि इडर के एक साइड तो अपना क्या आ जाता है, क्या आता है, मेवाड़। और इधर है तो जगह इडर, लेकिन वहां उसके पास में कौन सा राज्य चल रहा है, गुजरात चल रहा है। तो अब है क्या कि गुजरात का आदमी ऐसा है, और गुजरात का जो आदमी है उस आदमी का नाम क्या बताओगे, मुजफ्फर शाह सेकंड। हमने कल भी नाम लिखा था, आदमी का नाम क्या है, मुजफ्फर शाह सेकंड। और इधर हमारा मेवाड़ का आदमी कौन है, सांगा है। तो सांगा सोचता है अपने पास नहीं आता है, तो कोई अपने मिलने वाला आदमी कहाँ बैठे तो ठीक है, इधर पे। और इधर ये भी सोचता है कौन, मुजफ्फर शाह सेकंड, कि अपने कोई मिलने वाला आदमी बैठ जाए इधर पे तो ठीक है। और सांगा आता अपनी फौज लेके, और सांगा ने इधर किसको संभला दिया, किसको समझा दिया, रायमल को। किसको समझा दिया था, रायमल को। एक तुमने कल भी रायमल लिखा है, वो मेड़ता का है। कहाँ का है, मेड़ता का। लेकिन ये आदमी अलग है और वो आदमी क्या है, अलग है। और जब पता पड़ता है किस आदमी को, किसको पता पड़ता है, मुजफ्फर शाह सेकंड को, कि भी मुजफ्फर शाह सेकंड को जब पता पड़ता है कि सांगा ने अपने किस खास आदमी को इधर सौंपा है, रायमल को, तो भाई साहब फौज लेके आते हैं, कौन, मुजफ्फर शाह। और इधर से किसको हटा देते हैं, रायमल। और रायमल को हटा के किसको बिठा के चला गया, किसको बिठा के चला जाता है, ये भारमल को। और जब सांगा को पता पड़ता है कि मेरे किस आदमी को हटा दिया उसने, रायमल को, और वो गुजरात वाले आदमी ने वहां पे किसको बिठा दिया, भारमल को, तो भाई साहब ने तैयारी कर ली, किसने, कहाँ चढ़ाई करने की, इधर। और जब सांगा इधर पर चढ़ाई करने की तैयारी करता है तभी टेलीफोन कर देता, कौन, कहता आने की कोई जरूरत नहीं। अब भारमल क्या समझाता है कि देख सांगा, मैं बैठ तो किसकी बदौलत गया हूँ, मुजफ्फर शाह सेकंड, लेकिन मैं बात किसकी कब मानूंगा, सांगा को क्या चाहिए, कोई भी हो, कुल मिला के मेरे कंट्रोल में क्या है, रहना चाहिए। और इसीलिए ये भारमल वो व्यक्ति भी है, इसीलिए भारमल वो व्यक्ति भी है जो हमारी हेल्प के लिए, हमारी हेल्प के लिए कहाँ से लड़ने आता है,
इधर से लड़ने आता, बल्कि वो किसके फेवर का आदमी था, मुजफ्फर शाह सेकंड का। फिर भी इस आदमी ने हमारा क्या किया सर, ये ना तो रायमल कभी पेपर में पूछा गया, ना भारमल कभी पूछा गया। हाँ, सहयोगी के रूप में भारमल जरूर एग्जाम के अंदर पूछा गया, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर, इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर सांगा का विवाद कहाँ के शासक से हुआ था। तो सांगा का विवाद कहाँ के शासक से होता है, गुजरात, और गुजरात के किस आदमी को होता है, मुजफ्फर शाह सेकंड से। और इस विवाद की शुरुआत जो है कब हो जाती है, 1514 से, और लंबे टाइम तक ये विवाद चलता रहा, और 1514 से ठेठ कब तक चलता रहा, 1526 तक। तो हाँ, क्रम जमाने वाला कोई प्रश्न आ जाए कि सांगा की घटनाओं को क्रम से जमाओ, तो बयाना का युद्ध, बीच में डाल दिया खातोली का युद्ध, फिर डाल दिया इडर का विवाद, या फिर डाल दिया गागरोन का युद्ध। तो इस कंडीशन में सबसे टॉप पे कौन सी घटना आएगी, कौन सा घटना आएगा, इडर वाला, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो कब हो चुकी थी, 1514 से। ध्यान रखना। तो लिखो, देखें, देखो देखो 1514 में, देखो 1514 से, देखो 1514 से इडर के, 1514 से इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर, 1514 से इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर, 1514 से इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर, इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर सांगा का विवाद, इडर के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर सांगा का विवाद, सांगा का विवाद गुजरात शासक, सांगा का विवाद गुजरात शासक, सांगा का विवाद गुजरात शासक मुजफ्फर शाह सेकंड से हुआ था। सांगा का विवाद गुजरात शासक मुजफ्फर शाह सेकंड से हुआ था, गुजरात शासक मुजफ्फर शाह सेकंड से हुआ था, जहां सांगा ने, गुजरात शासक मुजफ्फर शाह सेकंड से हुआ था, जहां सांगा ने, जहां सांगा ने रायमल को, जहां सांगा ने रायमल को व मुजफ्फर शाह सेकंड ने भारमल को बिठाया था, जहां सांगा ने रायमल को व मुजफ्फर शाह सेकंड ने भारमल को बिठाया था। जहां सांगा ने रायमल को व मुजफ्फर शाह सेकंड किसको बिठाता है, भारमल को। और जब वो रायमल को उठा के भारमल को बिठा के गया मुजफ्फर शाह सेकंड, तो सांगा जब चढ़ाई करने की तैयारी करता है तब भारमल उसको रोक लेता है कि मैं बैठ तो उसकी वजह से गया हूं, लेकिन मैं किसके कंट्रोल में रहूंगा, सांगा के कंट्रोल में रहूंगा, इसलिए सांगा की चढ़ाई करता ही नहीं है। तो इतिहास से एक भारी भरकम आदमी जा चुका है, जिसका नाम क्या है। अब यहां से आगे क्या सीन है वो देखो, कि सांगा इसलिए क्योंकि हमें आगे केवल अब प्रताप से कनेक्ट होना है। किससे कनेक्ट होना है, तो कुंभा पढ़ लिया, सांगा पढ़ लिया, हमें केवल प्रताप तक पहुंचने का रास्ता बनाना है, वो अभी अपन बना लेते, फिर प्रताप को आराम से पढ़ेंगे। तो अब सांगा इसलिए भी फेमस है क्योंकि सांगा की ही वाइफ है, कौन, कि सांगा की पत्नी का नाम इतिहास में क्या है, तो सांगा की पत्नी का नाम इतिहास में क्या है, कर्मावती। अब सांगा के खास 4 लड़के, जिनमें से सांगा के एक लड़के का नाम इतिहास में क्या है, क्या नाम बताओगे, भोजराज। इसके अलावा सांगा के ही एक लड़के का नाम क्या है, रतन सिंह। इसके अलावा सांगा के ही एक लड़के का नाम क्या है, विक्रमादित्य। और इसके अलावा सांगा के ही एक लड़के का नाम इतिहास में क्या है, उदय सिंह। तो उदय सिंह, विक्रमादित्य, रतन सिंह और भोजराज, ये चारों के चारों किनके लड़के हैं, सांगा। और सांगा की वाइफ कौन है, कर्मावती। और हमें कल प्रताप तक पहुंचना है, तो इन लोगों से अपन खैर मिलेंगे नहीं, लेकिन एक दो बातें सीख लेते हैं कि सांगा के बड़े पुत्र हैं कौन। तो सांगा के जाने के बाद सांगा के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, तो ये भोजराज ये है कि ये कहते हैं कि मेरे को राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, और ये बहुत जोरदार आदमी है। और ये तो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ किसकी भक्ति में, तो ये तो क्या थे, फेमस शिव भक्त थे। और ये भोजराज तो इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि ये वही भोजराज है जिनकी शादी किससे होती है, ये वही भोजराज है जिनकी शादी किससे होती है, मीराबाई से। किनसे होती है, और मीराबाई के बारे में तुम लोग पढ़ते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो मीराबाई के बारे में, कब हुआ था जन्म है? अभी तुम बोले थे ना कि हम जानते हैं, है? तो मीराबाई का जन्म कब होता है, 1498 में। कब होता है, 1498 में। और ये पता है ये ईयर क्यों पूछा, जैसे भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि सांगा की मृत्यु का तारीख पेपर वाला क्यों पूछेगा, वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो 30 जनवरी
वैसे ही मीरा के बर्थ का ईयर भी एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि मीरा का जन्म जो है वो कौन से ईयर में हुआ। तो मीरा का जन्म जो है वो कौन से ईयर में होता है, तो कौन से ईयर में होता है, 1498। और पता है पेपर वाले ने 1498 क्यों पूछा होगा, क्योंकि 1498 में एक आदमी इंडिया आता है। 1498 में एक आदमी कहाँ आता है, इंडिया आता है। कभी नाम सुना है वास्को डी गामा? अरे गर्दन मत हिलाओ, सुना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, गुनाह नहीं किया तुमने कोई। अरे कभी नाम सुना वास्को डी गामा? है आदमी की औरत है? आदमी है। और वास्को डी गामा कहाँ से आया है? घर से है पुर्तगाल से। अरे कहाँ से आता है? और वो कहता है कि मैंने भारत की खोज की। तो 1498 के अंदर क्या कहता है कि मैंने भारत की क्या की, खोज की। तो भारत की खोज करने का मीनिंग ये नहीं है कि 1498 से पहले भारत था ही नहीं। क्या भारत तो था, लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा दुनिया को पता ही नहीं है कि भारत देश, भारत नाम का भी कोई देश है और इस जगह पहुंचा कैसे जाता है। तो वो रास्ता बताने वाला कौन है? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, उसने भारत आने का क्या खोजा, केवल रास्ता खोजा है। इसलिए उसको लिख दिया जाता है कि भारत का खोजकर्ता जो है वो कौन है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कौन से ईयर में की थी, और सेम ईयर के अंदर किसका भी जन्म हुआ है। बाकी मीराबाई के बारे में तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। दो बातें यहाँ खास आती है, एक तो मीरा किसकी भक्त थी, आप भोजराज की भी होगी, भी पति है, तो गुना है, सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। ठीक है कि कृष्ण की भक्त है, किसकी भक्त है। और प्रश्न ये बनता है कि इस मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति किस भाव की थी। ये तुम लोग पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, बताओ। आर्ट एंड कल्चर में हमारे सामने पढ़ा होगा अभी, कि अभी आना बाकी है। वह अभी तो तुम लिखो, देखे 4 लड़कों के नाम लिखो, फिर इनका केस देखता है। देखो सांगा और कर्मावती, और 4 लड़कों के नाम लिखो। सांगा और कर्मावती। सांगा की पत्नी का नाम क्या है, कर्मावती। ठीक है, और सांगा के 4 लड़कों के नाम लिखो। देखो भोजराज, रतन सिंह, देखो भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य सिंह। देखो भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और एक नाम क्या है, उदय सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोग भोजराज के बारे में लिखोगे, क्योंकि होता क्या है कि सांगा के जाने के बाद मेवाड़ के नए राजा कौन बनेंगे, तो हिसाब से तो किसको बनना था, भोजराज। लेकिन भोजराज बनते नहीं है, ये तो कहते हैं कि मैं तो किसकी भक्ति में ठीक हूँ। तो सांगा का उत्तराधिकारी कौन बना, ये प्रश्न पेपर में आता है, ध्यान रखना। तो सांगा का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बनते हैं, तो आप बताओगे कि सांगा के उत्तराधिकारी कौन बने, तो नाम उनका क्या बताना है, रतन सिंह। तो लिख दो एक लाइन, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, और रतन सिंह के लिए लिख दो केवल, लिखो ये सांगा के उत्तराधिकारी बने थे। रतन सिंह के लिए एक लाइन लिख दो, ये सांगा के उत्तराधिकारी बने थे। ये पेपर में प्रश्न आता है, ध्यान रखना। सांगा के उत्तराधिकारी कौन थे, रतन सिंह। ये सांगा के उत्तराधिकारी बने थे, सांगा के उत्तराधिकारी बने थे, सांगा के उत्तराधिकारी बने थे। और भोजराज के लिए एक लाइन लिख दो, देखो ये शिव भक्त थे, देखो ये शिव भक्त थे जिनका विवाह मीराबाई से हुआ था। देखो ये शिव भक्त थे जिनका विवाह मीराबाई से हुआ था। ये शिव भक्त थे जिनका विवाह मीराबाई से हुआ था। ये शिव भक्त थे जिनका विवाह मीराबाई से हुआ था। जिनका विवाह किनसे हुआ था, मीराबाई से। अब यहाँ पे पेपर वाले 2-3 बार मजे ले चुका है। कैसे, उसने प्रश्न की लैंग्वेज क्या दी कि मीराबाई का विवाह, मीराबाई का विवाह मेवाड़ में किस शासक के पुत्र से हुआ। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आई कि मीराबाई का विवाह मेवाड़ में किस शासक के पुत्र से हुआ। तो वो तो तुम लोग यहाँ बोल रहे हो, लेकिन जब ये चीज एग्जाम के अंदर आती है ना, पेपर के अंदर, तो पेपर वाला मास्टर क्या करता है, भोजराज भी लिखता है और क्या भी लिखता है, सांगा। और हमें केवल शादी कराने से मतलब है, और हम फटाफट से दिमाग लगाते हैं कि मेरा का हस्बैंड कौन, भोजराज, और फटाफट से घोड़ा कहाँ जाता है, भोजराज। वहीं हमारा लाइन गलत होना क्या हो जाती है, शुरू। वो प्रश्न पूछ रहा है कि मीराबाई का विवाह मेवाड़ में किस शासक के पुत्र से हुआ, मतलब वो शासक का नाम पूछ रहा है, ना कि उसके
पुत्र का नाम पूछा तो शासक किस किस कौन है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, राणा सांगा। तो 2-3 बातें लिख दो भोजराज के लिए। शिव भक्त थे और इनका विवाह किनसे हुआ था, मीरा से। देखो क्या है कि वैसे तुम लोग पढ़ोगे तो एक तो वही पोस्टर बना के लिख दो, क्योंकि तुम लोग आर्ट एंड कल्चर में पूरा पढ़ते हो, लेकिन 2 बातें लिख दो। लिखो मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति, मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। एक तो ये लाइन एग्जाम में आती है, मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट लिखो, मीरा अपना अंतिम समय पता कहां गुजारती है, द्वारिका गुजरात। लिखो, मीरा अपना अंतिम समय, लिखो, द्वारिका गुजरात में बिताती है। मीरा अपना अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताती है। मीरा अपना अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताती है। द्वारिका गुजरात में बिताती है। नेक्स्ट लिखो, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी, ये सब कोष्टक के अंदर लिख देना। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव, अब कुड़की गांव ब्यावर में हो गया ना। लिखो, लिखो, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव ब्यावर, कुड़की गांव ब्यावर। बाकी मीरा के पिताजी कौन थे, है? लिखो, मीरा के पिताजी, लिखो, रतन सिंह राठौड़। इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि मीरा कौन से वंश की राजकुमारी थी, राठौड़ों की। मीरा के दादाजी का नाम भी लिखना दूधा, क्योंकि मीरा के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था, दूधा। और मीरा की माता का नाम क्या था, है? ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले बताओ। तुम लोग पढ़ा दिया हमारे साहब ने, है? वाह, फिर कल ढूंढ के लाना, होमवर्क है तुम्हारा। लिखो, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव ब्यावर। मीरा के पिताजी का नाम लिखो, रतन सिंह राठौड़। और मीरा के दादाजी का नाम क्या है, दूधा। और मीरा के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था, उनके दादा, किनका था, दूधा का। बाकी बात अपन कल करते हैं आराम से।